आप सब जानते हैं कि कल देश भर में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें बिहार की 4 लोकसभा सीटें भी थीं। बिहार से औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, चारों जगह एनडीए के तमाम घटक दलों ने मिलकर पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने प्रचार प्रसार का हम लोगों ने कार्य किया। अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए और कल मतदान के बाद शाम से जिस तरीके से रुझान आने लगे हैं, स्वाभाविक है, हर दल का एक अपना फीडबैक लेने का एक सिस्टम होता है। अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सोर्सेज के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है कि किस बूथ पर क्या रहा, ओवरऑल सिनेरियो क्या रहा, विधानसभा वाइज कहां पर हम लोग लीड करेंगे और अंतोगत्वा क्या परिणाम रहेगा। कल जो फीडबैक्स लिए गए हैं उसके आधार पर, और ये मैं सिर्फ इस गठबंधन का हिस्सा हूं इसलिए कतई नहीं कह रहा, एक ऑनेस्ट फीडबैक के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि कल हम लोग 4 सीटें जिसमें मतदान हुआ है, 4 की 4 सीटें एनडीए के प्रत्याशियों की वहां से जीत हो रही है। उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। ना सिर्फ 4 की 4 सीटें हम लोग जीतेंगे, बल्कि जीत का मार्जिन भी जो है वो भी बेहतर होने जा रहा है। इस बात का हम लोग को चिंता जरूर है कि जिस तरीके से बिहार में मत प्रतिशत थोड़ा सा पिछली बार के बनिस्बत कम हुआ है, इसके लिए आने वाले फेजेस में गठबंधन के घटक दलों को भी, हम सबको मिलकर भी ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। मुझे लगता है बिहार की हर एक पार्टी को इसके लिए मिलकर अपना अपना प्रयास करने की जरूरत है। और आने वाले दिनों में मतदाताओं को कैसे और मोटिवेट किया जा सके मतदान केंद्र तक जाने के लिए, मैं मानता हूं जितना ज्यादा मत प्रतिशत होता है, लोकतंत्र हम लोग का उतना ज्यादा मजबूत होता है। हर एक मत की एक अपनी अहमियत है और हम लोग के पास उदाहरण भी रहे हैं जहां पे लोग एक एक वोट से चुनाव हारे हैं। तो ऐसे में एक एक मत कितना महत्वपूर्ण है, ये सबको समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में चुनाव की गंभीरता को और गंभीर रूप से लेते हुए हर एक बिहारी अपने मत का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि मत प्रतिशत बनिस्बत बाकी राज्यों के कम होने के बावजूद जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से एनडीए के कैडर में उत्साह देखने को मिला, देखिए अब ये स्वाभाविक सी बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आज की तारीख में भी प्रधानमंत्री जी के नाम पर, एनडीए गठबंधन के नाम पर लोगों में उत्साह है। कई ऐसे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री जी की गरीब जन कल्याण योजना से जिनको लाभ मिला है और वो आज भी पूरे समर्पण भाव से हमारे प्रधानमंत्री के प्रति, हमारी केंद्र सरकार के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं। एक बड़ी आबादी है देश की और जिसका श्रेय मैं मेरे प्रधानमंत्री, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देता हूं। जहां देश में एक बड़ी आबादी है, जहां आज से पहले कई जगहों पर भुखमरी जैसे हालात देखने को मिलते थे, विभिन्न तरीके के अनाज को लेकर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वहीं देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना में से एक प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जिस तरीके से देश में 81 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में राशन मिल रहा है, लोगों का वो भाव कि किसी ने उनकी चिंता की, ये प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रकट होता है। उज्ज्वला हो, आयुष्मान हो, तमाम तरीके की शौचालय, बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट इनका ध्यान प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखने वाले, अटूट विश्वास रखने वालों की एक बड़ी संख्या है।
जो चाहते हैं कि केंद्र की ये एनडीए की सरकार बनी रहे। ऐसे में ये उत्साह एनडीए के उस कैडर के द्वारा देखा गया है, एनडीए के उस वोटर के माध्यम से देखा गया है, जो कि धूप गर्मी की चिंता किए बिना जिन्होंने बाहर निकलने का कार्य किया। निराशा जरूर विपक्षी खेमे में है। विपक्षी खेमे में निराशा के कारण भी है, जहां एक तरफ गठबंधन में कई तरीके के विरोधाभास दिखते हैं। अब पहले चरण को ही आप देख लीजिए, जिस तरीके से गठबंधन के दूसरे साथियों से पूछे बिना ही पहले चरण के सिंबल एक दल के द्वारा बांट दिए गए, और जो कहीं ना कहीं विरोधाभास चुनाव प्रचार में भी देखने को मिला। गठबंधन के कई ऐसे दल थे जो अपने साथियों के लिए प्रचार में नहीं गए। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, वाम दलों का कोई बड़ा नेता प्रचार में नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे पहले चरण के प्रचार में विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं है। मात्र 1-1.5 दल के लोग प्रचार में लगे हुए थे। उसके अलावा कोई बड़ा नेता केंद्रीय स्तर का। और मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि पूरे एक राज्य की आप अनदेखी कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस, भाई मान लिया आप नहीं किसी से उस पर आपका वो था, पर ऐसे में आपका कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बिहार में आना तक उन्होंने जरूरी नहीं समझा। और ये वो लोग हैं जो हमारे प्रधानमंत्री पे ताने देते हैं कि भैया क्यों प्रधानमंत्री इतनी बार बिहार जा रहे हैं, डर गए हैं क्या? तो आप बिहार नहीं आ रहे तो मतलब क्या, आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं? भाई एनडीए गठबंधन हर चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लेता है। कई बार हम लोगों के ऊपर आरोप भी लगते हैं कि हम लोग छोटे छोटे चुनाव को भी क्यों इतनी गंभीरता से लेते हैं, पर लोकतंत्र में जरूरी है हर चुनाव के महत्व को समझना। ऐसे में इतना ज्यादा इग्नोर करना किसी एक फेज को, मुझे लगता है ये विपक्षी दलों के गठबंधन को, अब वो महागठबंधन है, यूपीए है, इंडिया अलायंस है, जो भी इन लोगों का नाम है, इन लोगों को बहुत भारी पड़ने जा रहा है। बिहार की जनता ने इस बात को महसूस किया है कि विपक्षी गठबंधन में एकता का अभाव है। एक दूसरे के प्रति लोग प्रचार में आने से कतरा रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस का जो भी थोड़ा बहुत काडर है वो क्यों उत्साहित होगा? उसने अपने नेता को देखा ही नहीं यहाँ पे। और तो और उनके प्रदेश के स्तर के भी नेता, जो मेरी जानकारी है, संभवतः गलत हो सकती है, पर जो मेरी जानकारी है उनके तो प्रदेश स्तर के भी नेता गठबंधन के सहयोगियों के लिए प्रचार में नहीं गए। तो ऐसे में उनका काडर क्यों एक्साइटेड होगा? वाम दलों का वोटर क्यों एक्साइटेड होगा? और जिस तरीके से जिस दल के नेता प्रचार में व्यस्त हैं, जिन्होंने मेहनत की, उनका हुड़दंग और उनकी दबंगई भी हम लोगों ने देखी। जिस तरीके से चुनाव में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, पुनः 90 का वो दशक हम लोग को देखने को मिला, जहां पे मां बहनों को गाली दी जाती है, जहां पे लोगों को सरेआम बेइज्जत किया जाता है। एक के बाद एक कई ऐसे उदाहरण सामने आए। जिस विषय का मैं जिक्र कर रहा हूं आप लोगों से छुपा नहीं है, आप सब ने उन तस्वीरों को देखा, उस वीडियो को आपने देखा, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के आज की तारीख में सबसे बड़े नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिनको मैं मेरा छोटा भाई मानता था, वो मंच पर मौजूद थे। और उनके सामने जिस तरीके से मेरे परिवार के लोगों को गाली दी गई, और अफसोस इस बात का मुझे ज्यादा कि जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया गया। भाई हो सकता है कि तुरंत आपके बुद्धि विवेक, आपकी चेतना को ये समझ में नहीं आया होगा कि हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी इंसान के नेचुरल रिफ्लेक्सेस तुरंत काम नहीं करते हैं, स्पॉन्टेनियसली क्या रिएक्ट करना है, नहीं करना है, नहीं वो रिएक्शन आता है। पर सोचा समझा रिएक्शन भी ऐसा कि ऐसी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। मुझे बताइए ना, कोई एक ऐसा स्वाभिमानी इंसान जो अपनी मां बहन को गाली सुने और वो खामोश रह जाए और उसको ये कहा जाए कि ये छोटी बात है, इसको तूल मत दो, कौन आदमी बर्दाश्त करेगा?
मैं किसी के प्रति पर्सनल नहीं हो रहा, पर एक बार के लिए अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखिए। जब आप ऐसे ऐसे शब्द जो हम लोग बोल नहीं सकते, जो बिना बीप के आप लोग अपने चैनल पे दिखा नहीं सकते, ये शब्द एक बार सोचिए, अगर आपके परिवार के बारे में कोई बोले, खून नहीं खोलेगा। उसके बावजूद मैं इतना मर्यादित होकर, इतना संयमित होकर अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। पर हर किसी की एक सीमा होती है सहन शक्ति की। मैं जिस परिवार से आता हूं, मुझ में बहुत संयम है, बहुत धैर्य है। पर संयम और धैर्य की ऐसी भी परीक्षा ना ली जाए कि आपकी माँ बहन को आपके सामने बेइज्जत किया जाए और आपसे उम्मीद रखी जाए कि इन बातों को तूल ना दिया जाए। प्रतिक्रिया में कहा जाता है कि हमने सुना नहीं, लीपा पोती। सिंपल सा जवाब था इसका कि अगर ऐसा हुआ है, कड़ी कार्रवाई होगी। बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये घटना। पर जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा था, साफ स्पष्ट हो रहा था कि आप कहीं ना कहीं दाढ़ी में कुछ काला है, दाढ़ी में कोई ना कोई तिनका है, जिसको आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और मैं बार बार कहता हूं कि अगर मैं उस मंच पर होता और मेरे सामने ऐसी घटना घटती, राबड़ी देवी जी आज भी मेरी मां है, मेरी बहनें हैं उस परिवार में। ये रिश्ता जिसको लेकर आप लोगों ने कई बार मुझ पर आरोप लगाए, इसी जगह पर बार बार आप लोगों ने मुझ पर कहा कि आप क्यों लालू परिवार के प्रति सॉफ्ट रहते हैं। क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूं, रिश्ते निभाने हम लोग को सिखाए जाते हैं। मैं जिस परिवार से आता हूं, वहां पे रिश्तों की मर्यादाओं को बनाए रखना हम लोग को सिखाया जाता है। और मैंने हमेशा वही प्रयास किया। राजनीतिक मंच पे कड़े से कड़ा विरोध किया, पर कभी किसी के भी विषय में मैं व्यक्तिगत नहीं हुआ। पर यहाँ पर ना सिर्फ मेरे बल्कि मेरे परिवार को लेकर व्यक्तिगत हुआ गया। और उसके बाद जिस तरीके से मेरी बहनों के द्वारा भी इसकी लीपापोती करने का प्रयास किया गया, मीसा दी बाकी नेताओं के बयानों को दिखाकर मेरी मां को दी गई गाली को जस्टिफाई करती है। मेरी बाकी की बहनें बाकी दलों के नेताओं के द्वारा कही गई बातों को लेकर, एंड लेट मी बी वेरी क्लियर व्हेन आई से दिस, टिप्पणी और गाली में बहुत फर्क है। हो सकता है कि कोई टिप्पणी आपने ऐसे कर दी हो जो आपको लगे कि शायद मर्यादित नहीं है। हर किसी का एक देखने का तरीका हो सकता है। हमने सुना नहीं, लीपा पोती। सिंपल सा जवाब था इसका कि अगर ऐसा हुआ है, कड़ी कार्रवाई होगी। बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये घटना। पर जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा था, साफ स्पष्ट हो रहा था कि आप कहीं ना कहीं दाढ़ी में कुछ काला है, दाढ़ी में कोई ना कोई तिनका है, जिसको आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और मैं बार बार कहता हूं कि अगर मैं उस मंच पर होता और मेरे सामने ऐसी घटना घटती, राबड़ी देवी जी आज भी मेरी मां है, मेरी बहनें हैं उस परिवार में। ये रिश्ता जिसको लेकर आप लोगों ने कई बार मुझ पर आरोप लगाए, इसी जगह पर बार बार आप लोगों ने मुझ पर कहा कि आप क्यों लालू परिवार के प्रति सॉफ्ट रहते हैं। क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूं, रिश्ते निभाने हम लोग को सिखाए जाते हैं। मैं जिस परिवार से आता हूं, वहां पे रिश्तों की मर्यादाओं को बनाए रखना हम लोग को सिखाया जाता है। और मैंने हमेशा वही प्रयास किया। राजनीतिक मंच पे कड़े से कड़ा विरोध किया, पर कभी किसी के भी विषय में मैं व्यक्तिगत नहीं हुआ। पर यहाँ पर ना सिर्फ मेरे बल्कि मेरे परिवार को लेकर व्यक्तिगत हुआ गया। और उसके बाद जिस तरीके से मेरी बहनों के द्वारा भी इसकी लीपापोती करने का प्रयास किया गया, मीसा दी बाकी नेताओं के बयानों को दिखाकर मेरी मां को दी गई गाली को जस्टिफाई करती है। मेरी बाकी की बहनें बाकी दलों के नेताओं के द्वारा कही गई बातों को लेकर, एंड लेट मी बी वेरी क्लियर व्हेन आई से दिस, टिप्पणी और गाली में बहुत फर्क है। हो सकता है कि कोई टिप्पणी आपने ऐसे कर दी हो जो आपको लगे कि शायद मर्यादित नहीं है।
हर किसी का एक देखने का तरीका हो सकता है। मैं जैसे मेरे प्रधानमंत्री को ये लोग बोलते हैं जेल भेज देंगे, वो लोग बोलते हैं इसमें हम लोगों ने अमर्यादित क्या बोला। मैं मानता हूं कि अमर्यादित है। मेरे प्रधानमंत्री जिस कद के, जिस रुतबे, जिस तजुर्बे से वो आते हैं और देश के सर्वोच्च पद पर हैं, हमारे राष्ट्र के नेता हैं वो। आप हमारे राष्ट्र के नेता के बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उनको लगता है कि उन्होंने गाली नहीं दी, ये बात भी सही है। तो ये टिप्पणी और गाली में फर्क होता है। ऐसे में दूसरे नेताओं ने क्या कहा, उनको कोट कर कर मेरी बहनें एक मां बहन के बारे में दी गई गालियों को जस्टिफाई कर रही हैं। मुझे नहीं पता ये किस तरीके की परंपरा को लालू परिवार के सदस्य अपनाने का कार्य कर रहे हैं, पर हां, इससे पुनः वो जंगल राज जरूर याद आता है, जिसका अनुभव हम सब ने, हमारी पिछली पीढ़ी ने, 80 के दशक का जन्म लिया हुआ हर वो लड़का, हर वो लड़की, जिसमें से मैं भी एक हूं, वो 90 के दौर को कभी भूल नहीं सकता, जहां पे ऐसे ही माँ बहन बेटियों को गाली दी जाती थी, जहां पर ऐसे ही सार्वजनिक तौर पर उन्हें अपमानित किया जाता था। आप लोग मुझे बताइए ना, आज एक असामाजिक तत्व में इतनी हिम्मत हो गई कि वो तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान की मां बहन को गाली दे, और उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब मुझे बताइए, उसका मनोबल नहीं बढ़ेगा? जब वो अपने गांव में जाएगा तो क्या उस गांव की महिलाओं के साथ वो अभद्र व्यवहार नहीं करेगा? क्योंकि जब चिराग पासवान के परिवार के बारे में बोलने से कुछ नहीं हुआ, तो वो तो गांव की गरीब महिलाएं हैं, उनके साथ तो गलत से गलत व्यवहार भी हो जाए, कौन कार्रवाई करेगा? आप ऐसी मानसिकता को बल देते हैं कवर अप करके, और ये राजद का कल्चर रहा है। इस तरीके से हुड़दंगियों को, दबंगइयों को इस तरीके से बढ़ावा देना इन लोगों का कल्चर रहा है। अफसोस होता है मुझे कि जब बिहार के एक युवा नेता, और मैं मानता हूं एक बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम युवाओं पर। हमारे प्रदेश की एक बड़ी आबादी हमें अपना आदर्श मानती है। मेरे अपने कई ऐसे साथी हैं जो मुझे अपना आदर्श मानते हैं। तेजस्वी जी के भी कई ऐसे कैडर हैं जो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। क्या परंपरा रख रहे हैं हम उनके सामने, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? हमें ऐसे प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है उन लोग के सामने, ताकि भविष्य में कभी इस तरीके की घटना को अंजाम देने के बारे में वो लोग नहीं सोच पाए जो हमें अपना आदर्श मानते हैं। पर ऐसे में हम लोग की खामोशी, और लिटरल खामोशी थी, वो बोलते हैं मंच में भाषण दे रहे थे, झूठ बोलते हैं तेजस्वी। आप वो वीडियो देखिए, भाषण नहीं दे रहे थे वो मौका दे रहे थे उस व्यक्ति को अपनी बात समाप्त करने का। वो व्यक्ति मंच से उसने कनेक्ट बना के रखा हुआ था, वो मंच से कनेक्टेड था। वहां पर उनकी पार्टी के एक और नेता जो मौजूद थे, उनका नाम ले लेकर वो बात कर रहा था, भैया भैया बोलकर उनको संबोधित कर रहा था। वो भैया भी उनके सामने हाथ जोड़ रहे थे। तो वो व्यक्ति मंच से कनेक्टेड था, प्रत्याशी उनकी उस दिशा में देख रही थी। ये तमाम बातें वीडियो प्रमाणित करता, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप उसको रिमाइंड करके पॉज करके आप देखिए। ऐसे में बोलना कि हम भाषण दे रहे थे, कोई बोलती है कि भाई मंच में शोर हल्ला गाना बज रहा था, कुछ नहीं था भाई, खामोशी थी। उस व्यक्ति की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तो ऐसे में खामोश रहकर हम मौन सहमति दे रहे हैं ऐसे असामाजिक तत्वों की मानसिकता को, जो बिहार में मां बहन बेटियों के अपमान को जायज मानते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की जनता को बहुत गंभीरता से अब ये निर्णय लेना है कि क्या जंगल राज वाली वही सरकार हम लोग को वापस चाहिए, जिसने 15 सालों में बिहार को बर्बाद कर आज भी बिहार से बाहर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि 90 का दशक ऐसा था। 90 के दशक से पलायन किए हुए लोग दूसरे प्रदेशों में गए, वहीं पर उन्होंने नौकरी की, वहीं पे उन्होंने घर खरीदा, शादी की, बच्चे पैदा किए, और आज उसी प्रदेश के होके रह गए। उनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां उस प्रदेश में रह गई।
इन्हीं कारणों की वजह से, और आज वही आहट दोबारा सुनाई दे रही है। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली, इनके गठबंधन वाली कोई भी सरकार बिहार या किसी भी लोकसभा में इनके नेता अगर जीत कर जाते हैं तो उस लोकसभा में वहां की मां, बहन, बेटी, गरीब, वंचित, दलित, शोषित परिवार के लोगों का रहना असंभव हो जाएगा। एक और उदाहरण आप लोग की समझ में रखता हूं। जमुई की एक घटना है, महाराजगंज की एक घटना है, कल की एक घटना है। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन वीडियोस को भी मैं साझा कर रहा हूं। संभवतः आप लोगों के सामने भी ये जानकारी आई होगी। महाराजगंज जमुई में, जमुई विधानसभा के अंतर्गत, वहां पर बूथ नंबर 73 और 74 में श्री अमित कुमार भगत को राजद के नेता के द्वारा अमित कुमार भगत के परिवार की पिटाई की गई। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। वीडियो अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें वो बुजुर्ग आपको बताएंगे, वो महिला आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनके साथ मार पिटाई राजद के नेताओं के द्वारा की गई, किस तरीके से उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इस बात पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पर आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, और ये एक जगह का उदाहरण नहीं है, ये इस उदाहरण को मैं कोट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज दिस कम्स विद अ प्रूफ। मेरे पास वीडियो है इसको प्रमाणित करने के लिए। बाकी जगहों के लिए मैं मौखिक बोलूंगा बट कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों ने मुझे बताया, और बिना प्रूफ के मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों के समक्ष कोई बातें रखूं। धीरे धीरे जैसे वहां के भी प्रूफ हमारे सामने आएंगे, मैं वो भी बातें आप लोगों के साथ मैं साझा करूंगा। पर ये जानकारी अमित भगत जी की, आप वो वीडियो देखेंगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति किस तरीके से डरा सहमा, लाचार, बेबस, अपने परिवार की जान की चिंता में। ये है हमारे नेता, ये है बिहार के दल जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेरोजगारी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। 15 साल बिहार के लोगों ने दिया आपको। जब 15 साल में आप बिहार की गरीबी, बेरोजगारी नहीं हटा पाए, सबसे ज्यादा मजदूर बिहार में बने, और मजदूर बनकर हम लोग, लेबर क्लास बनकर हम लोग दूसरे राज्यों में हम लोग गए इन्हीं लोगों के शासनकाल में। और ये लोग आज बिहार के विकास की बात करते हैं और इस तरीके से बिहार का विकास करेंगे, दलितों, वंचितों, शोषितों पे मारपीट करके। ये बात हकीकत है कि राष्ट्रीय जनता दल की सोच पूर्णतः अनुसूचित जाति, जनजाति विरोधी है। दलितों को लेकर, महादलितों को लेकर, ट्राइबल क्लास को लेकर इन लोगों की सोच पूर्ण विरोधी है। भले वो चिराग पासवान की मां को गाली देने की बात हो, भले वो इस तरीके की घटना जहां पे एक दलित परिवार के साथ मारपीट करने की बात हो, या भले इनके नेता जो दबंगई के साथ अपनी जाति को फ्लॉन्ट करते हुए कैमरे के सामने बोलते हैं कि हम चमार थोड़ी ना हैं। ये मानसिकता दर्शाती है इन लोगों की कि किस तरीके से ये लोग दलितों के प्रति एक हीन भावना रखते हैं, वंचितों के प्रति, शोषितों के प्रति। और यही कारण है आज की तारीख में हर वो व्यक्ति जो एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाहता है, आज वो इनके साथ नहीं है, एंड इंक्लूडिंग इनका MY समीकरण। आज जितने पढ़े लिखे यादव भी हैं जो बिहार को दबंगइयों से छुटकारा देना चाहते हैं, जंगल राज से छुटकारा देना चाहते हैं, वो भी आज एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। और आप लोग प्लीज अपने फीडबैक मंगवाइएगा। जो लोग सोचते थे कि मुसलमान हमारी जागीर है,
आज बड़ी संख्या में बिहार के मुसलमान भी एनडीए के पक्ष में वोट कर रहे हैं। मैं खुद कई ऐसी लोकसभाओं के उदाहरण दे सकता हूं जहां पे हम लोगों ने पर्सनली इस चीज को मॉनिटर किया। जमुई उनमें से, जमुई में जिस तरीके से बड़ी संख्या में इस बार मुसलमान आए और मुसलमानों में आक्रोश है इस बात को लेकर कि भाई आप हमको अपनी जागीर समझते हैं और बदले में जब हम लोगों को उचित रिप्रेजेंटेशन देना होता है तो आप नए नए प्रयोग करने में आप व्यस्त हो जाते हैं। वोट मांगेंगे हमारे नाम पर और जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो अपने घर परिवार तमाम और चीजों को प्राथमिकता देने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में जहां राजद में गठबंधन के बीच दरारें हैं, इनके अपने आधार के बीच दरारें हैं, वहीं पहली बार से ज्यादा मजबूत, पिछली बार हम लोग 3 दल थे, आज हम लोग 5 दल हैं, पहली बार से ज्यादा मजबूत हम लोग का एनडीए गठबंधन हुआ है। इनका आधार टूटकर हम लोग के साथ आकर हम लोग को मजबूती दे रहा है। और एक बात पूरी तरीके से तय है कि अनुसूचित जाति जनजाति वो इस बात को समझ गया है कि भाई ये पूरी तरीके से हम लोग के विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। एकजुट होकर, और एक बड़ी आबादी है, मैं जाति की नहीं जमात की बात कर रहा हूं, अनुसूचित जाति एक बड़ा जमात है जो पूरी तरीके से आज की तारीख में एनडीए के साथ गोलबंद होकर हमारे प्रधानमंत्री जी के पक्ष में मतदान करने जा रहा है। और इसीलिए इस विश्वास के साथ आज इस प्रेस वार्ता को मैं कर रहा हूं कि पहले चरण में 4 की 4 और 7 चरण बीत जाने के बाद 40 की 40 सीटें हम लोग एनडीए की उस पाले में डालेंगे जिस पाले में 400 पार कर कर हम लोग 4 जून के बाद सरकार बनाने जा रहे हैं। अब कोई सवाल यादव को पत्र भी लिखा गाली गलौज मामले में। मुकेश सहनी ने 72 घंटे बाद कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, विपक्ष भी कुछ बोलने से इनकार कर रही है। सब लिपापोती भाई, आज की तारीख में मुझे जानकारी नहीं तो कैसे नेता हैं आप? अगर अपने प्रदेश की ही आपको जानकारी नहीं है तो ऐसे लोगों को तो नेता होना ही नहीं चाहिए जिनको यही नहीं पता कि उनके प्रदेश में क्या घटनाएं घट रही हैं। देखिए मैं बस इतना बोल रहा हूं कि घमंड इन लोगों का, और मैं कहा आप लोगों से भैया माफी की अपेक्षा रखा हूं। आप रहिए ना अपने घमंड में, आप रहिए अपने सुरूर में। आपको इस बात का बहुत अहंकार है ना कि भाई पिछले विधानसभा में हम लोग बहुत सीटें हम लोग जीत गए। अपने दिल पे हाथ रखकर बोलिए कि पिछली बार कैसे ये गठबंधन सीटें जीता था, या राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार कैसे इतने विधायक पा गया था। और अब तो मुझे अफसोस होता है इस बात का कि भाई जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को बड़ी पार्टी बोलते हैं, अगर हम लोग नहीं होते तो ये लोग दहाई का भी आंकड़ा ये लोग पार नहीं कर पाते। और इस बार लोकसभा में भी देखिएगा खाता तक ये लोग नहीं खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोग का अहंकार अब जनता तक जा रहा है। हाँ बोलिए। पूजा करते हैं, सवाल पूछा है कि तब वो परिवार कहाँ गया था, कहाँ गया था जब रोहिणी आचार्य पर सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया था? जैसा मैंने कहा कि वो बयान था, बयान और गाली गलौज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी बात का मैंने जिक्र किया। बयान और गाली गलौज में बहुत फर्क है। बयान से सहमति असहमति, आपने भी तो मेरे प्रधानमंत्री को जेल भेजने की बात कही ना, आक्रोश है उस बात को लेकर। और मैं तो यहाँ पे बोल भी रहा हूँ, मुझे नाराजगी आक्रोश नहीं, मैं दुखी हूँ। मुझे दुख है कि मेरे छोटे भाई के सामने मेरे परिवार को गाली दी जा रही। और मैंने बार बार कहा है कि मेरे सामने अगर उनके परिवार के बारे में ऐसी बात कही जाती मैं मुंह तोड़ जवाब देता, मैं कड़ी आपत्ति उसी वक्त दर्ज करा। तो ऐसे में इन बातों को कोट कर मेरी बहन माँ बेटियों के बारे में गाली गलौज को सही ठहरा रही है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। एक बेटी खुद दूसरी बेटी को दी गई गाली को सही ठहरा रही है, ये गलत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने वाला मोदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की देखभाल नहीं कर सकता, क्या कहेंगे? भाई जिस तरीके से धर्म को लेकर राजनीति करने की सोच कांग्रेस पार्टी की रहती है और अपीजमेंट पॉलिटिक्स के माध्यम से ये तथाकथित जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं ना, ये सनातन को गाली देकर ही
अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं। इसमें कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए? साउथ की कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने सनातन धर्म को बीमारी माना, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में इस तरीके से टिप्पणी करने का साहस दिखाया? ये वही लोग हैं जो नवरात्रों में मछली खाने की बात करते हैं। ये तमाम इंडिया अलायंस के लोग जिस तरीके की अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते हैं ना, धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता फैलाकर, इसीलिए देश की जनता का विश्वास हर बीतते चुनाव के साथ इन पर से उठता जा रहा है। और जिस नेता का आपने जिक्र किया, जिस कांग्रेस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बार आप देखिएगा वो कांग्रेस पार्टी अपने ऑल टाइम लो पर जाएगी। इस बार इतिहास में सबसे कम सीटें कांग्रेस को अगर मिलने जा रही है तो वो 2024 के चुनाव में। ये सवाल मुझ पर भी उठा था जब मैं पहली बार जब मैं उनकी सभा में नहीं गया था, और उसके बाद मैं पुनः नहीं गया हूं उनकी सभा में। मतलब उस मंच से मुख्यमंत्री ही नहीं, हम भी नहीं थे। ये बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं, ये बातचीत बकायदा हम लोग के बीच हुई। बहुत इंटरनल बातें हैं, बोलनी नहीं चाहिए, बट ये मैं आप लोग के साथ में शेयर कर सकता हूँ। नवादा के मंच पर जब हम लोग तमाम लोग हम लोग एक साथ थे, जमुई के बाद वो दूसरा मंच था जहां पर मुख्यमंत्री जी, हम, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम सब लोग जमुई के बाद पुनः उस मंच पर हम लोग एकजुट हुए थे। और उस मंच पे कार्यक्रम समाप्ति के बाद जब हम लोग मंच के पीछे गए तो वहां पर प्रधानमंत्री जी के साथ अनौपचारिक ये बातचीत हुई है हम लोग की, जहां पर प्रधानमंत्री जी का ही ये सुझाव था। उन्होंने ही कहा था कि जब साथ हम लोग प्रचार करते हैं तो हम लोग एक दूसरे के समय की को हम लोग बांधते हैं। इससे बेहतर है हर कोई समय का सदुपयोग करे। जितना समय हम लोग एक साथ एक मंच पर हम लोग व्यतीत कर देते हैं, उसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग ज्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाएंगे, ज्यादा बिहारियों तक अपने मुद्दों को हम लोग पहुंचा पाएंगे। तो ये एक रणनीति के तहत ये सोचा समझा, सोच समझ कर लिया गया ये फैसला है प्रधानमंत्री जी के ही सुझाव पर कि हम लोग को अलग अलग प्रचार प्रसार अब करना चाहिए। शुरू में हाँ जरूरी होता है, जब आप एक गठबंधन में होते हैं तो एकजुटता, इकट्ठे आकर एक मन से तमाम लोग अपनी बातों को कहें, जो अभी तक विपक्ष के द्वारा हम लोग नहीं देख पाए। और ये हर चुनाव में होता है, कुछ सभाएं एक साथ की जाती हैं और उसके बाद हर गठबंधन के घटक दल अलग अलग प्रचार करते हैं। इंडी गठबंधन का कहना है कि पहले पेज में जिस तरह से ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री योगीनाथ कहीं न कहीं प्रचार कर रहे थे, तो एनडीए को ये डर लग गया है कि हम अब पिछड़ गए। फर्स्ट पेज के जो चुनाव हुए 4 जगहों पर, यही विपक्ष का कहना है कि आप लोगों को पूरा डर बना हुआ है कि सीटों पर हमें हार मिलेगी। लोकल बॉडी के चुनाव में भी यही गंभीरता एनडीए के शीर्ष नेताओं के द्वारा दिखाई जाती है। उस वक्त भी आप लोगों के माध्यम से कई ऐसे विपक्ष के लोग हैं जो ये आलोचना करते हैं कि भाई लोकल बॉडी के चुनाव में बड़े नेता उतर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ये भी चुनाव हारने का डर है और परिणाम यादव ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के 400 प्लस टारगेट का जो टारगेट है वो पहले दिन ही फ्लॉप हो गया। ओके, अब ये फ्लॉप शो किसकी तरफ से हुआ? मैं जरूर चाहूंगा कि दिल की बात किसी के जब जुबान पे आती है तो वो आप जरूर दिखाएं। अंदर चर्चा तो होती है ना कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो जब बंद कमरे में चर्चा हो रही थी कि अरे हम लोग हार गए, 4 सीटें हम लोग हार गए, तो वो अंदर की बात जुबान पे आ गई मेरे छोटे भाई के। जब आप सबके सामने खुलकर वो कह गए कि ये चारों की चारों सीटें हम लोग हारने जा रहे हैं। गलत कह रहा हूं मैं? उन्हीं का बयान है ये। तो ये उनको पता है। और देखिए, इस तरीके का मुखौटा तो उन्होंने 2014 में भी पहना था।
कि हम लोग जीतने जा रहे हैं, हम लोग 40 की 40 जीतने जा रहे हैं, क्या हुआ? और 19 में तो उससे और बड़ा दावा किया था। 14 में तो जो थोड़ा बहुत इज्जत बची भी, 19 में तो 0 पे राष्ट्रीय जनता दल आउट हो गई। तो ऐसे में जो बात उन्होंने कही थी वो उनके इंटरनल सर्वे की बात है। जो बंद कमरे में वॉर रूम में इन लोगों ने डिस्कस किया वही गलती से उनके जुबान से निकल गई और वो सही बात है। आपने नवादा की रैली का उदाहरण दिया। नवादा की रैली में मुख्यमंत्री की 400 के बजाय 4000 सीट देने की बात कर रहे हैं, तो क्या उनकी जुबान फिसल रही है कि वहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री का पाँव भी छू लिया, तो क्या प्रधानमंत्री ने इसी कारण सलाह दिया? जिस तरीके से देखिए, जब आप मंच पर होते हैं, जब आप भाषण दे रहे हो, कई बार एक स्लिप ऑफ टंग भी होता है, लोगों का उत्साह सामने इतना होता है, तमाम तरीके से जिस तरीके से लोग उत्साह में जोश में सामने नारे लगा रहे होते हैं, वो माहौल अलग होता है। स्वाभाविक है कई बार नेताओं के बोलते बोलते, पर हाँ आप उनकी भावना को अगर आप देखें तो भावना तो वही थी ना कि ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक सीटें हम लोग जीतेंगे। और जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जब आप साथ में बैठते हैं, आप स्वाभाविक आप यूं हाथ रखकर आप बात करते हैं साथ में, उसको किसी दूसरे अर्थ में लिया जाए मुझे नहीं लगता वो उचित है। दोनों नेता, एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक हमारे मुख्यमंत्री हैं, दोनों का एक अपना कद है, अपना स्तर है, और दोनों लंबे समय से देश की, बिहार की राजनीति में उन्होंने अपना मुकाम बनाया है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे भाव से इन तस्वीरों को या इन बातों को देखा जाना चाहिए। काफी कम गया है, 2019 से अभी 5%, मोदी बोले थे 5% बढ़ेगा, यानी 10% घट गया। तो मोदी जी से लोग उठ गए कि नेताओं से उठ गए, क्या? नहीं, जैसा मैंने कहा कि एनडीए के कैडर में तो उत्साह था, बट जिस तरीके से इंडिया अलायंस या महागठबंधन जो भी है, उनके कैडर को पता है कि भैया मिलना कुछ है नहीं, जिसको वोट देने जा रहे हैं वो पहले ही हारा हुआ है, तो काहे हम धूप गर्मी में जाकर अपना पसीना हम लोग बहाएं। पर ये सोच से मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। हर किसी को इवेंचुअली सब निकलना चाहिए। नहीं, सबसे कम बिहार में हुआ क्योंकि बाकी राज्यों में फिर भी विपक्ष कहीं ना कहीं टक्कर देने की सोच रखता है। बंगाल में ज्यादा हुआ क्योंकि वहां पे ममता बनर्जी जी हैं, वो सोचती हैं भैया हम खून पसीना बहाएंगे, नहीं पसीना नहीं, खून बहाएंगे तो हम वोट पा लेंगे। जिस तरीके से बंगाल में घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरीके से मारपीट की जा रही है, तो वो सोच है, तो उस तरीके से वो एग्रेशन वहां से भी दिखता है। पर बिहार में विपक्ष का कैडर पूरी तरीके से मुरझा चुका है, विपक्ष के कैडर में कोई जोश नहीं है, इसीलिए प्रतिशत घटा। मैं आपके माध्यम से आने वाले फेजेस में मैं जरूर आग्रह करूंगा विपक्ष के पक्ष के अपने तमाम वोटर से कि भारी से भारी संख्या में जाएं और अगले फेज में मत प्रतिशत को 100% के करीब लेकर जाने का प्रयास करें। बहुत बहुत